नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लासेस 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSI न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लछीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के थाना रानी की सराय अंतर्गत भाजपा के वरिष्ठ नेता पंकज मोहन सोनकर के वाटर प्लांट पर लाखों की लूटपाट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। उक्त घटना के बावत पंकज सोनकर के तहरीर पर रानी की सराय थाना पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच में जुटी है। शहर के हरवंशपुर निवासी पंकज मोहन सोनकर पुत्र मदनराम सोनकर ने बताया कि चकबैरुल्लाह स्थित उनके वाटर प्लांट पर बीते 31 जनवरी 2024 की रात्रि लगभग 11:20 पर गांव के ही राकेश यादव पुत्र स्वर्गीय मंगल यादव, संजू यादव पत्नी राकेश यादव, अंजलि यादव पुत्री राकेश यादव के साथ लगभग 10-15 की संख्या में अज्ञात लोग सीढ़ी के माध्यम से प्लाट के अंदर हत्या करने व लूटपाट करने की नियत से घुस गए और लगभग 50 लाख की संपत्ति को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया और दीवार को काटकर ऑफिस में रखे 1,70,000 रुपए, नकद, CCTV कैमरा, AC व कुछ मशीन व लाखों का सामान लूट कर चले गए। देर रात्रि हुई घटना को अचानक जब भाजपा नेता ने CCTV कैमरे में देखा तो वह तुरंत 112 पर फोन करके खुद गाड़ी से प्लाट पर पहुंच गए। आरोप है कि राकेश यादव के घर के सामने से उसके एक साथी ने उनके ऊपर फायर झोंक दिया, लेकिन वह बाल बचे। इस दौरान उन्होंने मौके से एक व्यक्ति को व ऑफिस के अंदर घुसे संजू यादव पत्नी राकेश यादव को पकड़ लिया। गोली की आवाज सुनकर मौके पर सभी कोटवा गांव की तरफ भाग गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची 112 नंबर पुलिस ने थाना रानी की सराय को सूचना दी। मौके से पुलिस ने कई आपत्तिजनक सामान सहित 3 बाइक भी बरामद किया। इस बाबत भाजपा नेता पंकज मोहन सोनकर ने बताया कि इस घटना से पूरा परिवार भयभीत है। इसके पूर्व भी उनके ऊपर हमला हो चुका है, जिसका मुकदमा थाना रानी की सराय में दर्ज है। 31 तारीख की रात में कुछ लोग के मेरे प्लांट में घुसने का मैंने CCTV कैमरे में देखा। तो लगभग रात के 11:30 बजे के आसपास की बात है और उसमें उन लोगों ने काफ़ी हमारा तोड़ फोड़ किया। पूरी प्लांट जो चलता है चकबैरुल्लाह में, काफ़ी नुकसान मेरा कर दिया। 30-40-50 लाख रुपए का नुकसान कर दिया उन लोगों ने। वहाँ जो मशीनरीज वगैरह थी, मशीनरीज लूट करके ले गए। ड्रॉर में कुछ कैश पैसे रखे थे, वो लूट करके ले गए। वहाँ संबंधित बहुत सारी मशीनरीज को उन लोगों ने तोड़ दिया। किस चीज़ का प्लांट था वो? वाटर प्लांट चलता था। रात में लगभग पहले भी ऐसा हुआ क्या? रीजन रहा कि आपको बार बार टारगेट किया जाता है कि राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण क्या? उस व्यक्ति को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और मैं कई दिनों से उसके खिलाफ जो है कई मुकदमे दाखिल हो चुके हैं। उसमें अभी इसमें 307 और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। रात में लगभग 11:20 पे मैंने अपने CCTV कैमरे में घर से बैठे बैठे देखा कि कुछ लोग घुस रहे हैं उसके अंदर और 1 मिनट या 2 मिनट बाद जो है 3 कैमरे दिखना बंद हो गए। तो मुझे शंका हुई। मैं 112 नंबर मैंने फ़ोन किया अपने घर से ही और निकला। घर से निकलते ही दूरी बहुत 5-6 किलोमीटर है, तुरंत मैं पहुंच भी गया। तो वहां जाने के बाद मैंने देखा काफ़ी की संख्या में लोग वहां तोड़फोड़ कर रहे हैं और लोग वहां से जैसे मुझे देखे फरार भागने की कोशिश की। मैंने हाँ, उसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक व्यक्ति को मैंने जैसे पकड़ा तो सामने से किसी ने मेरे ऊपर फायरिंग भी कर दी, जिसमें मैं बाल बच गया। उसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी और लोगों की गिरफ्तारी होगी उसमें। मैं SP साहब से मिला हूँ। SP साहब ने तो भाई जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। संबंधित मुकदमा दर्ज हो गया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल न्याय मिले हमें, क्योंकि इस तरीके का कार्य भाजपा सरकार में तो होना उचित नहीं है। और अगर है तो हाँ जी, हाँ, SP साहब से मेरी भेंट हो गई। SP साहब ने मुकदमा दर्ज करा दिया है, तत्काल मुकदमा दर्ज करा दी, क्योंकि सब कुछ जेन्युइन है। वहाँ जाँच हुई, CO साहब उसकी जाँच कर रहे हैं।
एसओ साहब ने भी इसको देखा है, तो मुकदमा तो उनके खिलाफ दर्ज हो गया है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस का है, पुलिस अपना काम करेगी। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि एक विवादित जमीन है जिसमें दो पक्षों के बीच आपस में पुराना विवाद है, जिसमें आरओ प्लांट लगा हुआ था। इस आरओ प्लांट में तोड़फोड़ को लेकर शिकायतकर्ता की तहरीर पर 30/24 धारा 395, 307, 427 व SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है। शीघ्र ही साक्ष्य के आधार पर अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि विवादित जमीन की पैमाइश भी कराई जाएगी, क्योंकि इस जमीन पर दो पक्षों के बीच में विवाद चल रहा है। एक विवादित जमीन है जिसमें दो पक्षों के बीच में आपस में विवाद है, जिसमें आरओ प्लांट लगा हुआ था। इस आरओ प्लांट में तोड़फोड़ को लेके जो हमारे पास तहरीर आई थी थाने पर, थाना रानी की सराय पर, जिसमें ग्राम चक खैरुल्ला लगता है। इसमें 30/24 धारा 395, 307, 427 व SC/ST एक्ट का मुकदमा जो हमारे पास तहरीर आई थी उसके आधार पर लिखा गया है। एक व्यक्ति की इसमें गिरफ्तारी करी है। शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। तो जो विवादित जमीन है इसके लिए पैमाइश कराई जाएगी? अब जो विवादित जमीन है इसकी भी पैमाइश करी जाएगी, क्योंकि दो पक्षों के बीच में इसमें विवाद चल रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प के संबंध में कन्वर्जेंस विभागों के साथ मंडलीय गोष्ठी का आयोजन मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ परीक्षित खटाना, मुख्य विकास अधिकारी मऊ प्रशांत नागर एवं मुख्य विकास अधिकारी बलिया ओजस्वी राज द्वारा संयुक्त रूप से हरिओद कला केंद्र आजमगढ़ में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके उपरांत आंगनबाड़ी केंद्रों के कायाकल्प के 18 संकेतांकों हेतु बाल मैत्रिक मापदंडों के अनुरूप जल व स्वच्छता सुविधाओं तथा मूलभूत शैक्षणिक अवस्थापनाओं के निर्माण एवं सुधार के मार्गदर्शी सिद्धांत व तकनीकी डिजाइन पर यूनिसेफ के मंडल स्तरीय सलाहकार द्वारा प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी मऊ द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के 3 से 6 वर्ष के बच्चों की शाला पूर्व शिक्षा पर विस्तार से जानकारी दी गई। अपर निदेशक बेसिक शिक्षा मनोज सिंह ने बाल वाटिका व शाला पूर्व शिक्षा पर विशेष जोर दिया। जिला पंचायत राज अधिकारी आजमगढ़ श्रीकांत दरवे द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के पेयजल व शौचालय तथा हॉट कुक्ड मील योजना के संचालन के संबंध में जानकारी दी गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी आजमगढ़ हेमंत सिंह, बलिया के एम पांडे व मऊ अजीत सिंह ने विभागीय योजनाओं का PPT के माध्यम से विस्तार पूर्वक विवरण प्रस्तुत किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अधिकारियों को बिजली, पेयजल, शौचालय और रसोई घर में सिंक के साथ नल से जलापूर्ति जैसी व्यवस्था करने में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं, जिससे आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाली गर्भवती महिलाओं, बच्चों समेत अन्य लाभार्थियों को कोई दिक्कत न होने पाए। कार्यक्रम में अपर निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आजमगढ़ मंडल के तीनों जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारी, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, समस्त खंड विकास अधिकारी, समस्त सहायक विकास अधिकारी पंचायत, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, समस्त अवर अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग व समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ मंडल की ये मंडलीय गोष्ठी आयोजित की गई थी कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में, और इसमें तीनों जिले के सभी बाल विकास विभाग के अधिकारी और बेसिक शिक्षा के अधिकारी, पंचायत राज विभाग के अधिकारी और जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जेई हैं जो RED के, वो लोग यहाँ उपस्थित थे और उनकी ये गोष्ठी की गई है, जिससे कि हम लोग आंगनबाड़ी कायाकल्प और लर्निंग लैब का जो काम कर रहे हैं और जो भी कन्वर्जेंस से हम लोग काम करते हैं उसके माध्यम से हम लोग अच्छा काम कर सकें, इसलिए एक गोष्ठी का आयोजन शासन के निर्देश पे किया गया था। मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हम लोग कन्वर्जेंस के माध्यम से काम कर रहे हैं वो सभी विभागों को एक जागरूक किया जाए, उनका एक प्रशिक्षण किया जाए। इसलिए मंडल से भी हमारे अधिकारी सब थे और प्रदेश से भी हमारे प्रदेश के अधिकारी आए थे और यूनिसेफ की तरफ से ट्रेनर आए हुए थे जो उनको ट्रेनिंग किए हैं कि कैसे हम लोग कायाकल्प और लर्निंग लैब का काम अच्छा कर सकते हैं और उससे एक ऐसा माहौल बना सकें जिससे कि आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चों के लिए सुविधाजनक हो और वो अच्छे से वो लर्निंग देखने के माध्यम से सीख सकें। आजमगढ़ के सगरी तहसील क्षेत्र के जियनपुर कस्बा में स्थित सोनोग्राफी सेंटर पर जिलाधिकारी के आदेश पर एडिशनल CMO व उप जिलाधिकारी की संयुक्त टीम ने की छापेमारी किया सीज, मचा हड़कंप। डॉक्टर की अनुपस्थिति में सोनोग्राफी सेंटर हुआ सीज, अन्य सेंटर के संचालक ताला बंद कर हुए फरार। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को उपजिलाधिकारी सगरी डॉक्टर अतुल कुमार गुप्ता और एडिशनल CMO उमाशरण पांडे ने शुक्रवार को 1:30 बजे जिलाधिकारी के आदेश पर जियनपुर कस्बा में आजमगढ़ रोड पर स्थित श्री कृष्णा सोनोग्राफी सेंटर पर छापा मारा।
इस दौरान सेंटर में अल्ट्रासाउंड व सोनोग्राफी की मशीन के साथ सोनोग्राफी सेंटर पर ताला बंद कर कराया सीज। छापामारी के दौरान रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर देवभद्र सिंह मौके पर नहीं थे। वहीं मौजूद मरीजों ने बताया कि डॉक्टर के साला की दुर्घटना में मौत हो गई, जिसमें डॉक्टर चले गए। वहीं डॉक्टर का इंतजार करते कई मरीज मौजूद रहे। वहीं छापेमारी के दौरान स्टाफ फरार हो गया। एक महिला कर्मचारी मौजूद रही। एसडीएम और एडिशनल सीएमओ की छापेमारी की सूचना मिलते ही जियनपुर व अजमतगढ़ कस्बा में स्थित पैथोलॉजी संचालकों में हड़कंप मच गया। सोनोग्राफी सेंटर धड़ाधड़ बंद कर संचालक फरार हो गए। कृष्णा सोनोग्राफी सेंटर की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने एसडीएम सगड़ी और सीएमओ को आदेश दिया था कि जांच कर कार्रवाई की जाए। अधिकारियों के जांच के दौरान जियनपुर कोतवाल विवेक पांडे पुलिस बल और ग्रामीणों की मौजूदगी में सोनोग्राफी सेंटर को सीज करा दिया गया। उप जिलाधिकारी सगड़ी ने कहा कि सोनोग्राफी सेंटर को सीज करा दिया गया है। जांच होगी और गलत तरीके से संचालन कर रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी मरीजों के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसी सूचना थी कि इस अल्ट्रासाउंड सेंटर पर बिना डॉक्टर की उपस्थिति में जो है अवैध रूप से जो है अल्ट्रासाउंड जांच की जा रही थी। इसके क्रम में जो है श्रीमान माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस कृष्णा अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील करने का जो है एक आदेश पारित किया गया था। उसी क्रम में जो है आज इस अल्ट्रासाउंड मशीन की सीलिंग की कार्रवाई अपर सीएमओ साहब, एसएचओ साहब मेरी उपस्थिति में इसको सील किया गया है। सर, इस पैथोलॉजी में पूर्व की कार्रवाइयों के संबंध में जो है उसकी विधिवत जांच हुई होगी। उसके बाद उन्होंने अपने जो कमियां होंगी उसको पूर्ण किया होगा। अभी जो ये आदेश है कि जिलाधिकारी महोदय के आदेश से इसको सील किया गया है। आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट में स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस कर्मचारियों और आम लोगों पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर सभी कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारी संघ के अभिषेक मिश्रा का कहना है कि 1,08,102 एम्बुलेंस जैसी महत्वपूर्ण सेवा में ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विस के द्वारा व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कंपनी लगातार अपने कर्मचारियों पर दबाव बनाकर फर्जी मरीजों की संख्या दिखाकर फर्जी आधार संख्या और मोबाइल नंबर दर्ज कर हर महीने करोड़ों के बिल का भुगतान प्राप्त कर रही है। प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि शासन स्तर पर व्यापक पैमाने पर करोड़ों रुपए का गबन किया जा रहा है। इस वजह से मरीजों को उचित सेवा नहीं मिल पा रही है। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर और जीवन रक्षक दवाओं का अभाव है। किसी भी एम्बुलेंस में मानक के अनुसार उपकरण मौजूद नहीं है। कर्मचारियों को समय पर डीजल भी नहीं दिया जाता है। मौजूदा कई एम्बुलेंस में स्टेफनी गायब है, जिस वजह से आए दिन लोगों को एम्बुलेंस सेवा न मिलने से जान गंवानी पड़ रही है। एम्बुलेंस कर्मचारी संघ से जुड़े अभिषेक मिश्रा ने ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विस के द्वारा व्यापक रूप से हो रहे भ्रष्टाचार पर जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। मामला यह है कि उत्तर प्रदेश में जो एम्बुलेंस संचालित हो रही है 4720 एम्बुलेंस हैं उत्तर प्रदेश में। आज जनपद आजमगढ़ में भी हम लोग आए थे। अभी सूचना भी मिली है कि व्यापक भ्रष्टाचार से उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा दबी कुचली जा रही है। माननीय योगी जी की एक परिकल्पना रही है कि मरीजों को, गरीब दबे कुचले आम जनमानस के आखिरी वर्ग को भी सेवाएं व्यवस्थित रूप से मिल सके। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक जीवीके एमआरआई कंपनी है जिसका अब नाम हो गया है ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विस। वह लगातार एम्बुलेंस पर भारी भ्रष्टाचार प्रत्येक एम्बुलेंस कर्मचारी से करवा रही है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और उनको दबाव दिया जाता है कि अगर आप फर्जीवाड़ा नहीं करेंगे, आप फर्जी मोबाइल नंबर और आधार कार्ड डालकर मरीजों का अगर आईडी नहीं लेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उनको 12-12 घंटे की जगह 24-24 घंटे ड्यूटी कराई जा रही है, जबकि मानक 8 घंटे का है श्रम नियमों के अंतर्गत। फिर भी उनको सैलरी के नाम पर छलावा किया जा रहा है, उनको आधी सैलरी दी जा रही है। डीजलें नहीं हो पा रही हैं, गाड़ियां खड़ी हो जा रही हैं, कर्मचारी अपने पास से डला रहा है, नहीं डीजल डलाओगे अपनी सैलरी से तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तमाम समस्याओं को लेकर आज हमने माननीय जिलाधिकारी जी को ज्ञापन भी सौंपा है और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में इस समय ज्ञापन कार्यक्रम चल रहे हैं। आश्वासन हमको यही मिला है कि शासन को यह लेटर लिखा जाएगा और शासन के अनुरूप कार्रवाई भी होगी और विधिवत कार्रवाई होगी। और लगभग ब्रजेश पाठक जी ने इस पर जांच भी लगाया था 2022 में मई माह में, और व्यापक भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में निकला। लेकिन पता नहीं सरकार की ईडी और सीबीआई क्यों नहीं एजेंसियां इनकी जांच कर रही है और क्यों नहीं इनको गिरफ्तार कर रही है। सरकार नहीं, सरकार शक के दायरे में नहीं है। सरकार को तो यह चाहिए कि उत्तर प्रदेश की आवश्यक सेवाएं हैं जो कि समाज के आखिरी वर्ग को फ्री में अगर दी जा रही है सेवाएं, और अगर उसमें लूट हो रही है, खसोट हो रही है, तो कहीं नहीं संबंधित अधिकारी पर प्रथम दृष्टिया ही संदेह जाता है, क्योंकि बार बार उन्हीं को टेंडर दिया जा रहा है, बार बार उन्हीं, लगभग उस पर आरोप लगे हैं।
लगभग बड़े बड़े अधिकारियों के नाम उसमें शामिल हुए में फिर भी उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही हो तो कहीं नहीं शक और संदेह है। सर्द रातों में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि 2 कुंतल वजन का हाइबर डंपर का जैक यानी जग मोटरसाइकिल पर लादकर फरार हो गए। घटना 1 फरवरी के भोर में करीब 4 बजे की है। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ देखा जा सकता है कि हाइबर डंपर का जैक चुरा कर 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर ले जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने पर दुर्गा प्रसाद सिंह पुत्र राम आसरे सिंह निवासी देवखरी थाना कंधरापुर जो दुर्गा कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर हैं, उन्होंने कंधरापुर थाने में लिखित तहरीर दी कि 1 फरवरी की भोर में करीब 4 बजे मेरे घर के सामने रखा हुआ हाइबर डंपर का जैक 2 अज्ञात चोर मोटरसाइकिल पर ले गए। काफी खोजबीन करने के बाद भी चोरों का पता नहीं लग सका है। उन्होंने बताया कि हाइबर डंपर के जैक की कीमत करीब 1,80,000 रुपए है। दुर्गा प्रसाद सिंह की तहरीर पर कंधरापुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन ग्रामीण के अंतर्गत फेज 2, फेज 3 एवं फेज 5 के अंतर्गत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए एलसी इंफ्रा, जीए बाबा, विक्रांत, इको प्रोटेक्शन इंजीनियर, गाजा को निर्देश दिए कि एफएचटीसी, ओवरहेड टैंक, पंप लोवरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के कार्य जो लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं, उसे यथाशीघ्र पूर्ण कराते हुए ट्रायल करना शुरू करें। उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यदायी संस्था को क्वालिटी व मटेरियल में कहीं कोई समस्या आ रही है तो उससे तत्काल उच्चाधिकारियों को अवगत कराएं, जिससे उसका तत्काल निस्तारण कराया जा सके। उन्होंने कहा कि पाइप डालने के लिए जो भी सड़क काटी जा रही है उसका पुनर्स्थापना युद्ध स्तर पर कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न की जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारी को निर्देश दिया कि जो भी कार्यदायी संस्था निर्धारित समय में कार्य को पूर्ण नहीं करेंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण एवं सभी कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आज जल जीवन मिशन की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी महोदय ने की है और जनपद की प्रगति 60% पहुँच गई है। सभी काम तेजी से चल रहे हैं और सातों एजेंसी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी सड़क इन्होंने डैमेज की है उसको तत्काल सही कराएं और ख़ासकर योजना अब चालू करके जलापूर्ति देने पे विशेष फोकस रहेगा। आदेश तो यही है कि जितनी जल्दी हो सके किया जाए। वैसे निर्धारित समय तो जैसे चूँकि हमारे जनपद में 5 एजेंसियाँ लेट में आई हैं तो निर्धारित समय तो दिसंबर 2024 है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि उससे पहले ही पूरा कवरेज करके हर घर जल पहुँचाने कब तक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? स्टार्ट हो चुकी है और 10 स्कीमें हमारी हर घर जल हो भी गई हैं और इस फिगर को हम धीरे धीरे बहुत तेजी में बढ़ाएंगे। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के मदियापार गांव के सिवान में गुरुवार की शाम को एक ट्यूबवेल के समीप रखे सरपत के ढेर से ढककर रखे लगभग 25 वर्षीय युवक की अधजली लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव देखने पर हत्या करने के बाद जलाने के प्रयास का मामला प्रतीत हो रहा था। सूचना पाकर स्थानीय थाना पुलिस, क्षेत्राधिकारी किरण पाल सिंह व एसपी सिटी शैलेंद्र लाल मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि मदियापार गांव के निवासी वीरेंद्र तिवारी के ट्यूबवेल पर उनकी लड़की की शादी में उपयोग में लाने के लिए सरपत का ढेर रखा गया था। इस सरपत के ढेर में किसी ने 25 वर्षीय युवक के अधजले शव को छिपा दिया था। शाम को गांव की कुछ महिलाएं गांव के सिवान में गई तो सरपत के ढेर में से युवक का पाँव दिख रहा था। उत्सुकतावश महिलाएं करीब आकर देखी तो शव पड़ा देख भौचक रह गई। महिलाएं भागकर अपने घर जाकर घटना को बताईं। सूचना मिलते ही वीरेंद्र सहित तमाम लोग घटनास्थल पर पहुंचे और इसकी सूचना अतरौलिया थानाध्यक्ष सविंद्र राय को दी। युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। इस मामले में एसपी सिटी आया कि एक अज्ञात 20 से 25 साल के युवक का शव सरपत के नीचे रखा हुआ था। उसका ऊपर का कुछ बॉडी पार्ट आग से झुलसा हुआ था। युवक की पहचान नहीं हो पाई है।
इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। कि हम राली बाजारे में तो हमारे घर का औरत ऐनी 6 तारीख की हमारे लड़की की शादी है। ऐनी है तो जाए घरे बतौनी को लाश दिखाई देती है सरपत की, यहाँ इधर लाल है सरपतवा मारो छावे की। तो हम लोग फोन कहीं ना अली तो तुरंत एसओ साहब सूचना दिली, प्रमुख के बतौली, तब सब आयल। उसके बाद पुलिस आ गई पूरी फोर्स। क्या देखने को मिला आपको? आप देखे कैसी स्थिति है बॉडी की? क्या गांव की है, पहचान हुई है? नहीं यह 2-4 गाँव का ना है, नहीं तो जरूर पहचान में आ जाए। नहीं पहचान में नहीं आ रहा। एक अज्ञात युवक की मदियापार गांव में, जो थाना अतरौलिया में पड़ता है, एक 20 से 25 साल के युवक का शव सरपतवार के नीचे रखा हुआ था और उसका कुछ बॉडी पार्ट ऊपर का झुलसा हुआ था आग से। इस लड़के की अभी पहचान नहीं हो पाई है। हम लोग आसपास के एरिया में पहचान करने का इसका प्रयास कर रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, वह मुकदमा पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, हत्या हुई है? मृत्यु का स्पष्ट कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी कि मृत्यु क्यों हुई है, आधा इसका आगे का पार्ट झुलसा हुआ है आग से, हम लोग 302 का मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। आजमगढ़ में पिछले महीने हुए आजमगढ़ खेल महोत्सव के दौरान बच्चों में खेल के प्रति जागरूकता और प्रतिस्पर्धा भावना के बढ़ने को लेकर प्रशासन के मुखिया डीएम विशाल भारद्वाज और एडीएम वित्त राजस्व आजाद भगत सिंह को शुक्रवार को सम्मानित किया गया। वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संगठन की तरफ से डीएम व एडीएम वित्त एवं राजस्व को मोमेंटो और शॉल भेंट कर धन्यवाद दिया गया और भविष्य में भी इस तरह के खेल हमेशा होते रहे, इसका आग्रह किया गया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि बच्चे खेलते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है और जो कार्य करते हैं उसमें उनकी निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, जिससे उनका जीवन उज्जवल बनता है। पदाधिकारी रमाकांत वर्मा ने कहा कि जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा आजमगढ़ खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है, उससे बच्चों में खेल के प्रति एक्टिविटी बढ़ी है, विद्यालयों को भी प्रेरणा मिली है। बच्चों में मोबाइल एक्टिविटी को कम करने के लिए और खेल के माध्यम से अपने शारीरिक और मानसिक विकास को लेकर जागरूकता बढ़ी है। इस दौरान एडीएम वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह ने कहा कि जिलाधिकारी के मार्ग निर्देशन में आजमगढ़ खेल महोत्सव का पूरे जनपद भर में सफल आयोजन हुआ है। धन्यवाद देने वालों में संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव, रमाकांत वर्मा, नितिन गौड़, आयुष, रमाकांत यादव, सीताराम पांडे, देवनाथ यादव, चंद्रशेखर प्रजापति, शिव गोविंद सिंह, संजय पाठक, नवाज खान, वरुण प्रजापति, अवनीश राय समेत अन्य प्रबंधक उपस्थित थे। सुनते हैं रमाकांत वर्मा और एडीएम वित्त एवं राजस्व ने क्या जानकारी दी। देखिए, खेल महोत्सव आजमगढ़ में माननीय जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशन में संपादित हुआ है, जिसमें शहर के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन पर पूरे जनपद में खेल महोत्सव हुआ है, विभिन्न विद्यालयों में हुआ था और बहुत सफल खेल आयोजन रहा। उसके क्रम में आज प्रबंधकों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद स्वरूप भेंट प्रस्तुत किया। ऐसे भी आयोजन आगे होते रहेंगे? हाँ बिल्कुल, इस तरह के आयोजन होते रहेंगे और मेरी पूरे जितने भी जनपदवासी हैं उनसे अपील रहेगी कि ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लें और खेल महोत्सव जैसे प्रोग्राम से समग्र विकास होता है बच्चों का, तो उसमें कोताही ना बरतें। बच्चे अगर खेलना चाहते हैं और सीरियसली खेलना है तो उनको उस क्षेत्र में भी बहुत संभावना है, उसमें आगे बढ़ाएं। प्रबंधक संगठन की तरफ से जो है जो जिला खेल महोत्सव हुआ था उसके संदर्भ में हम लोग जो है आज प्रशासन ने बहुत ही अच्छे तरीके से खेल को कराया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चे, पूरे जनपद के बच्चों में एक उत्साह था खेल के प्रति एक भावना जगी। उसी को धन्यवाद ज्ञापन करना था कि प्रशासन को कि इस तरह के जो खेल होते हैं वो हर वर्ष एक खेल महोत्सव हो और वह सभी वर्गों का खेल महोत्सव हो, जिससे बच्चों में एक प्रतिभा जगती है, स्वस्थ होते हैं, समाज में एक उनके जो निश्चित जो सही सोच होती है उधर डेवलप होती है। जो आज मोबाइल है उसके वो जो गलत उसके यूज हो रहे हैं, जब बच्चे खेलते हैं तो ये सारी चीज़ें उनसे दूर हो जाती है और उनका मानसिक विकास होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। तो हम लोग इसी की आज
सर लोगों को बधाई दी है, प्रशासन को, कि इस तरह के खेल हमेशा होते रहें, जिससे ये नई जागरूकता विद्यालयों में, बच्चों में और समाज में बनती रहे। शुक्रवार को करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए छात्र छात्राओं द्वारा ही विविध जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के इस कार्यक्रम में जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर IN तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल, निदेशिका स्वाति अग्रवाल एवं विद्यालय की प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडे ने उन्हें पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, स्लोगन आदि के माध्यम से देश को फाइलेरिया मुक्त बनाने का संदेश दिया। आज तो यहाँ बहुत अच्छा नाटक होने वाला है, परंतु इसका शीर्षक क्या होगा? कृषि कानून? नहीं। पेट्रोल के दाम? नहीं नहीं। तो पक्का प्रदूषण ही होगा। अरे नहीं। डॉक्टर, ये देखिए मेरे पैरों को क्या हो गया? मेरा पैर सूज गया है। अरे तुम्हें तो फाइलेरिया हुआ है। ये फाइलेरिया क्या होता है डॉक्टर? आज हमारे देश में फैलने वाले गंभीर रोग फाइलेरिया के बारे में हम सभी आपको जागरूक करेंगे। फाइलेरिया को आम भाषा में हाथी पांव रोग भी कहा जाता है। क्या आपको पता है यह रोग कैसे होता है? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? क्या आप लोगों में से पता है किसी को यह रोग कैसे होता है? हाँ, मुझे पता है। फाइलेरिया रोग जैसी गंभीर और खराब बीमारी का कारण मच्छर का काटना है। क्या? मच्छर के काटने से? हाँ, फाइलेरिया रोग मच्छर के काटने से होता है। चलिए मैं आपको आज बताती हूँ कि आप फाइलेरिया रोग की पहचान कैसे करें। पहला, तेज बुखार। दूसरा, सिर दर्द। तीसरा, बदन दर्द। और चौथा और सबसे मुख्य, हाथों और पैरों में सूजन। इसने तो आप सभी को भी लक्षण बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ इस बीमारी से कैसे बचे। पहला, मच्छरदानी का उपयोग करें। दूसरा, आसपास जल जमाव ना होने दें। तीसरा, सरकार के द्वारा दी जाने वाली मुफ्त की दवा का उपयोग करें। चौथा और आखिरी, इस बीमारी से बचना तो आप इस बीमारी को ना होने दें। अगर फाइलेरिया से है बचना तो यह दवाई है खाना। फाइलेरिया से बचने के लिए हमें एल्बेंडाजोल 200 mg और आइवरमेक्टिन दवाई खानी होगी। क्या आप सबको पता है यह दवाई हमें सरकार द्वारा मुफ्त में मिल रही है? तो मैं आप सबको बताती हूँ ये दवाई कैसे खाएं। 1 से 2 वर्ष वाले बच्चों के लिए आधी टैबलेट और 2 से अधिक वर्ष वाले बच्चों के लिए 1 टैबलेट, 2 से 5 वर्ष वाले बच्चों के लिए भी एक टैबलेट और 5 से 15 वर्ष वाले बच्चों के लिए 2 टैबलेट और 15 से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए 3 टैबलेट। तो चलिए हम सब साथ मिलकर यह शपथ लेते हैं। हम सब ने यह ठाना है, फाइलेरिया को दूर भगाना है, करो विचार मिले निजात, फाइलेरिया का होगा सर्वनाश, हर व्यक्ति का एक ही सपना, फाइलेरिया से मुक्त रहे भारत अपना, मिलके रोकेंगे फाइलेरिया। मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि राज्य के 15 जनपदों को चिन्हित किया गया है, जहां 10 फरवरी से फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा। 27 फरवरी को राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस है। 28 फरवरी को इस अभियान का समापन किया जाएगा। विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने बताया कि बच्चों के माध्यम से जनपद में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा और अभिभावकों एवं समाज को इससे व्यापक संदेश प्राप्त होगा। विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल व विद्यालय की प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडे ने कहा, भारत सरकार ने बीमारी के उन्मूलन के लिए फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया है। इसके तहत सार्वजनिक दवा सेवन किया जाता है, जिसमें DEC दवा की एक खुराक साल में 1 बार खिलाई जाती है। फाइलेरिया बीमारी का संक्रमण आमतौर से बचपन में होता है, यद्यपि यह बीमारी वर्षों बाद स्पष्टतः प्रकट होती है। इस प्रकार सामान्य एवं स्वस्थ दिखने वाले व्यक्ति को कुछ सालों बाद टांगों, हाथों एवं शरीर के अन्य रोगों में अत्यधिक सूजन उत्पन्न होने लगती है। आजमगढ़ में ग्रामीण न्यायालय को तहसीलों में भेजे जाने के विरोध में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को अधिवक्ता सड़क पर उतरे। इस दौरान दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के प्रस्ताव पर अधिवक्ताओं ने चर्च चौराहे पर चक्का जाम कर दिया और सरकार के द्वारा उठाए गए कदम को काला कानून बताते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे ने बताया कि लगातार दूसरे दिन अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत होते हुए आंदोलन कर रहे हैं और जब तक यह कानून वापस नहीं होगा तब तक अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की जानकारी के बिना ग्रामीण न्यायालय भेज दिया गया। पिछले 9 वर्षों से लगातार ग्रामीण न्यायालय के विरोध में अधिवक्ता शुक्रवार और शनिवार को हड़ताल पर रहते रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार अपनी मनमानी कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने इस कानून को बनाया था और बीजेपी की सरकार इसको लागू कर रही है। दोनों की स्थिति ठीक नहीं है। इसका असर चुनाव पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण न्यायालय बनने से अधिवक्ता, वादकारी सभी को दिक्कत होगी। खुद अधिकारी भी वहां पर नहीं जाना चाहते हैं। विरोध का दूसरा दिन है, जबकि हम लोग अनवरत हड़ताल पर रह रहे हैं। ग्रामीण न्यायालय बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी पूर्व तैयारी के यहाँ से भेज दिया गया और भेजने के बाद हम लोगों को सूचना मिली। अब हम लोग अनवरत हड़ताल करने के लिए बाध्य हैं और करेंगे जब तक कि ग्रामीण न्यायालय वापस नहीं होता है। आज आधे घंटे का चक्का जाम भी है और यह आप देख रहे हैं स्थिति, यहाँ कोई भी गाड़ियाँ कहीं भी किसी भी तरफ से नहीं आ जा पाएंगी। कल दूसरी जो रणनीति बनेगी संघर्ष समिति की, उसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। इसके पहले भी धरना प्रदर्शन 1 महीना चला, उसके बाद भी रुकी थी। तब रुकी। यह लंबे समय से लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़।